फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। विजन आईएएस की पीटी 365 की सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम कर रहे हैं राज्य व्यवस्था, शासन और सामाजिक मुद्दे। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये अभी सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में जो सीबीआई के निदेशक हैं, सीबीआई निदेशक के नाम की सिफारिश करने वाली एक उच्च स्तरीय समिति सर्वसम्मति बनाने में ये विफल रही है। अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई क्या है? तो उत्पत्ति संतानम समिति 1962-64 की सिफारिश पर 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रशासनीय नियंत्रण कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है इसका। वैधानिक स्थिति क्या है? तो ये क्या है? गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय है। ठीक है, ये हमें पॉइंट याद रखना है। ये क्या है? गैर संवैधानिक है और गैर सांविधिक निकाय है। और ये दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना डीएसपी अधिनियम 1946 के तहत कार्य करता है। इसकी भूमिका की बात करें तो यह भारत की प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है। यह इंटरपोल के सदस्यों की ओर से जांच का समन्वय करती है। कौन से सदस्यों की ओर से? इंटरपोल के सदस्यों की ओर से। इसका आदर्श वाक्य मोटो क्या है? उद्यम, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा। विजन इसकी बात करें इसकी तो भ्रष्टाचार का मुकाबला करना, आर्थिक और हिंसक अपराध है उन पर अंकुश लगाना तथा साइबर एवं उच्च तकनीकी अपराध है उनसे निपटना। ये इसका विजन है। इस संगठन की बात करें तो इसका नेतृत्व एक निदेशक करते हैं। इनकी सहायता के लिए विशेष अतिरिक्त निदेशक और अन्य पुलिस अधिकारी हैं वो भी होते हैं। निदेशक की नियुक्ति, अब इनका चयन एक समिति के द्वारा होता है। अब इस समिति में कौन कौन होता है? एक प्रधानमंत्री होते हैं, एक विपक्ष का नेता होता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें शामिल होते हैं। कार्यकाल विस्तार की बात करें तो 2021 के अध्यादेशों अब अधिनियम इसके अनुसार सीबीआई और ईडी निदेशक का कार्यकाल अधिकतम कितना? 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। पहले कितना? 2 वर्ष निश्चित था। मामलों का प्रकार तो भ्रष्टाचार निरोधक, आर्थिक अपराध, विशेष अपराध और स्वतः संज्ञान मामले। सीबीआई द्वारा संचालित अभियान तो कौन कौन से इसने अभियान संचालित किए? ऑपरेशन हॉक 2025, ऑपरेशन मेघ चक्र 2022 और ऑपरेशन कार्बन चक्र 2021। ये अभियान मुख्यतः बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण में लिप्त वैश्विक साइबर अपराध नेटवर्क से ये सब संबंधित है। सीबीआई इसके लिए राज्य की सहमति तो एक होती है सामान्य और एक होती है विशेष। सामान्य में सीबीआई को एक बार राज्य सरकार से सामान्य सहमति मिल जाने के बाद उसे हर मामले के राज्य में प्रवेश करने या जांच हेतु अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है। डीपीएसपी अधिनियम की धारा 6 है। इसमें राज्य सरकार को सीबीआई अधिकारी जो है उसको सहमति देने या सहमति ना देने का प्राधिकार प्रदान करती है। विशेष की बात करें तो सीबीआई को हर मामले में राज्य सरकार के समक्ष आवेदन करना होगा। टॉपिक है इसमें हमारा संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये अभी सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में 1 अक्टूबर 2025 को जो संघ लोक सेवा आयोग है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी है, इसने अपनी स्थापना के कितने पूरे 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अब संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो यूपीएससी की केंद्रीय भर्ती, ये क्या है? केंद्रीय भर्ती संस्था है और यह भाग कितने 14 में अनुच्छेद 315 से 323 है। इसके तहत एक कौन सा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। इसकी हमें प्रकृति याद रखनी है कि कौन सा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। और ये कौन से भाग में आता है? तो ये भाग 14 में आता है। और अनुच्छेद कितना है? तो इस 315 से 323 है। संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और सदस्यों की नियुक्ति ये सब कौन होते हैं? इनकी राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, अध्यक्ष की और सदस्यों की नियुक्ति। सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करती है। न्यूनतम जो 50% सदस्य हैं उनके पास 10 वर्षों का सरकारी सेवा का क्या होना चाहिए? अनुभव होना ये अनिवार्य है। कितने वर्षों का? 10 वर्षों का। कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। निष्कासन इसके आधारों में दिवालियापन, बाहरी वैतनिक नियोजन, शारीरिक मानसिक अक्षमता और कदाचार ये सब शामिल है। कदाचार के मामले में क्या है? जो राष्ट्रपति मामले को सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित करते हैं। इसकी सलाह क्या है? ये बाध्यकारी होती है। ठीक है, हमें ये याद रखना है कि इसकी सलाह कैसी है? ये बाध्यकारी है। कदाचार में किसी सरकारी अनुबंध में हित इंटरेस्ट रखना
शामिल है। स्वतंत्रता के सुरक्षा उपाय, तो सेवा शर्तों में उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वेतन भारत की संचित निधि पर भारित है, ठीक है। इनका वेतन किस पे भारित है, तो भारत की संचित निधि है उस पर भारित है इनका वेतन। अध्यक्ष आगे किसी भी सरकारी रोजगार के लिए प्रतिबंधित होता है। सदस्य केवल यूपीएससी अध्यक्ष या राज्य पीएससी अध्यक्ष बनने के लिए पात्र हैं। मतलब यूपीएससी का जो अध्यक्ष है वो किसी भी रोजगार में आगे नहीं जा सकता है, लेकिन जो यूपीएससी के वो सदस्य हैं वो सिर्फ यूपीएससी के अध्यक्ष के लिए या फिर जो राज्य पीएससी है तो उसके अध्यक्ष बनने के लिए पात्र हैं। कार्य की बात करें तो अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और केंद्र शासित प्रदेशों की सेवाओं के लिए परीक्षाओं का आयोजन कराना ये इनका कार्य है। अनुरोध करने पर संयुक्त भर्ती में राज्यों की सहायता करना। प्रतिवेदन रिपोर्टिंग, तो राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट ये सौंपता है अनुच्छेद 2323 के अंतर्गत, जिसे संसद के समक्ष सलाह को स्वीकार न करने के कारणों सहित यदि कोई हो तो इसको रखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो ये भी सुर्खियों में क्यों है, तो हाल ही में अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी है, इसने एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया 2023 रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये हमें याद रखना है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी रिपोर्ट ये जारी करता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, उसके बारे में हम देखें तो स्थापना कब हुई थी इसकी। एनसीआरबी इसकी स्थापना 1986 में, टंडन समिति, राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977, 1981 और गृह मंत्रालय उसके कार्यबल 1985, इन सब की सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी। मंत्रालय कौन है, किसके अंदर में किसके अंडर में आता है ये, तो ये गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है ये। मुख्य कार्य की बात करें तो डेटा रिपोजिटरी, अपराध और अपराधियों से संबंधित सूचनाओं के संग्रहण का कार्य ये करता है, ताकि जो जांचकर्ता है उनकी सहायता की जा सके। जैसे यौन अपराधियों संबंधित राष्ट्रीय डाटाबेस एनडीएसओ, राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारतीय और विदेशी अपराधियों के लिए फिंगरप्रिंट अभिलेखों के लिए राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली NAFIS को एनसीआरबी में समन्वित किया गया है, जो एक खोज योग्य डेटाबेस प्रदान करती है। समन्वय, तो ये अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली CCTNS है, उसके लिए एक केंद्रीय नोडल एजेंसी है। प्रकाशन, तो ये वार्षिक राष्ट्रीय अपराध सांख्यिकी प्रकाशित करता है, जिसमें भारत में अपराध, भारत में आकस्मिक जो भी मृत्यु और जो भी आत्महत्या हो रही हैं या जेल सांख्यिकी रिपोर्ट, ये सब इसमें शामिल हैं। एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन रिपोर्ट 2023 के बारे में देखें तो उच्च आत्महत्या दर वाले जो शीर्ष राज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं, तो वो कौन कौन से हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक आत्महत्या दर दर्ज की गई है। इसके बाद कौन से आते हैं, तो क्रमशः इसके बाद सिक्किम है और केरल का स्थान है। शहरों में जो आत्महत्या की दर है वो अखिल भारतीय आत्महत्या दर की तुलना में अधिक है। कुल आत्महत्याओं के बारे में देखें तो सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं। 2023 में देश में आत्महत्या के कुल मामलों में सर्वाधिक प्रतिशत जो हिस्सेदारी है वो किसकी, महाराष्ट्र की है। इसके बाद कौन से आते हैं, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल का स्थान है। किसान और आत्महत्याएं, किसान तो हम देखते हैं किसान, काश्तकार, कृषि मजदूर द्वारा आत्महत्या है, इसका एक भी मामला दर्ज नहीं करने वाला राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर एक भी किसान, काश्तकार या कृषि मजदूर द्वारा आत्महत्या उसका एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। ये इस ऐसे राज्य हैं। भारत में जेलों का प्रशासन, तो जेल और कैदी राज्य सूची 7वीं अनुसूची प्रविष्टि 4 के अंतर्गत आता है, ठीक है। किसके अंतर्गत आता है ये जेल और कैदी राज्य सूची। केंद्र की भूमिका इसमें क्या है, तो गृह मंत्रालय है, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है। सुधारात्मक पहल, तो गृह मंत्रालय द्वारा आदर्श कारागार एवं सुधारात्मक सेवा अधिनियम 2023 है, ये जारी किया गया है। यह औपनिवेशिक काल के कानूनों को बदलने के लिए एक मार्गदर्शक ढांचे के रूप में कार्य करता है। इसमें जो कैदी अधिनियम 1900 है और कैदियों का स्थानांतरण अधिनियम 1950 है, इसके प्रावधानों को एकीकृत किया गया है। जेल से संबंधित न्यायिक निर्णय,
सुहास चकमा बना भारत संघ। और अन्य बात 2024 उच्चतम न्यायालय HC सुप्रीम कोर्ट उसने कहा है कि खुली जेलों की स्थापना करके जेलों में भीड़भाड़ को कम करने और पुनर्वास को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। हुसैन आरा खातून बना बिहार राज्यपाल 1979। तो उच्चतम न्यायालय ने इसमें यह व्यवस्था दी थी कि त्वरित सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 इसके तहत एक मूल अधिकार है, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों विचाराधीन जो कैदी हैं इनको रिहा किया गया। टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC है, इसने ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन GANHRI इसकी प्रत्यायन उप समिति SCA की सिफारिश को इसने चुनौती दी है, जिसमें इसके दर्जे को A से घटाकर अब क्या कर दिया है, B करने का प्रस्ताव किया गया है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मान्यता तो NHRCI इसको पहली बार 1999 में A श्रेणी की मान्यता मिली थी। 2016 में GANHRI की उप समिति है HCA, इसने NHRCI की मान्यता को 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया था। इसके बाद 2017 में इसे पुनः A श्रेणी प्रदान की गई थी। फिर 2023 है उसमें NHRCI की मान्यता दोबारा स्थगित कर दी गई थी। वर्तमान में कर्मचारियों और नेतृत्व में विविधता की कमी और वंचित समूह की रक्षा के लिए अपर्याप्त कार्रवाई के कारण GANHRI है इसके द्वारा मान्यता को स्थगित किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक संगठन तो GANHRI है इसके बारे में, तो इसे 1993 में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति ICC के रूप में स्थापित किया गया था। 2016 है उसमें इसे GANHRI उसके रूप में जाना जाता है। सदस्यता देखें तो भारत सहित 120 सदस्य हैं इसके, और वो भी कब तक, 2023 तक इसके थे। प्रत्यायन पर उपसमिति HCA सब कमीशन और एक्रेडिटेशन HCA के माध्यम से GANHRI है उसको पेरिस सिद्धांतों के अनुपालन में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों NHRI की समीक्षा करने और उन्हें मान्यता देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। SCA में इसके 4 क्षेत्रीय समूह में प्रत्येक से एक A दर्जा प्राप्त संस्थान है, उस सब शामिल होता है। 4 क्षेत्रीय समूह कौन से हैं? अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और प्रशांत और यूरोप हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय SCA का ये एक स्थायी पर्यवेक्षक है। यह GANHRI और SCA के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की संरचना तो अध्यक्ष भारत के जो भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश है वो इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। 5 पूर्णकालिक इसके सदस्य होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या सेवारत मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य सदस्य जिन्हें मानवाधिकारों के मामलों में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव हो, इनमें से एक महिला अनिवार्य होगी। फिर 7 मानित सदस्य, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, दिव्यांगजन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति SC, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति ST, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, इन सब से कितने होंगे, 7 मानित सदस्य होंगे। इसके मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है। स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम PHRA 1993 के तहत हुई। इस कानून में जो मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 है और मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 है, इसके द्वारा संशोधन किए गए हैं। PHRA मानवाधिकारों को व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकारों के रूप में परिभाषित करता है। यह अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में निहित है और भारत में अदालतों द्वारा लागू करने योग्य है।